हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द एनडीए पोर्टल। आज मैं आप लोग को पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और इस पूरे समय गवाई इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कब से होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक समय की बात है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और ये बहुत पुराना समय था। और उस वक्त हमारे भारत से मसाले का व्यापार होता था, जो ईरान और अरब के लोग करते थे। हमारे भारत से इस मसाले को उन लोग यूरोप पहुंचाते थे और फिर यूरोप जाकर उन लोग जब यहाँ भारत जो सोने की चिड़िया उसका हाल बताते थे तो उन लोग के मुंह में पानी आ जाता था। क्यों? क्योंकि उन लोग कहते थे कि ये एक भारत देश है और जहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत सोना है, बहुत अमीर देश है। तो उन लोग के मन में लालच आ जाती थी और वो बस यही सोचते थे कि कैसे भी यहाँ पे अपना कब्जा जमा लें और अपना साम्राज्य कायम करें। तो पहले मैं आप लोग को 3 कंट्री के बारे में बता दूं, जो एक इंग्लैंड है, फ्रांस है और पुर्तगाल है। ये तीनों यूरोप में हैं, ठीक है। और इंग्लैंड के लोगों को हम ब्रिटिशर्स कहते हैं, पुर्तगाल के लोगों को पुर्तगीज़ कहते हैं या पुर्तगाली हिंदी में, और फ्रांस के लोगों को हम फ्रांसीसी कहते हैं। तो यूरोप में जब भारत की बात पहुंची कि ये इतने अमीर देश है, तो एक कोलंबस नाम का एक इंसान वहाँ से भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वो वेस्ट का रास्ता पकड़ लिया तो वो जा पहुंचा अमेरिका में। और फिर जब कोलंबस आया था तो वो 1492 में आया था। फिर उसके 5 साल बाद 1497 में एक वास्को डी गामा नाम का एक आदमी ये हमारे भारत की खोज करने निकला, जो कि पुर्तगाल का था। और ये हमारे भारत पहुंचा और ये फिर मालाबार तट पर कालीकट पे उतरा। और उस वक्त वहाँ पे जो शासक था, जो शासन कर रहा था, उसका नाम था सामोरी। फिर ये उसके दरबार में गया, उसको कीमती भेंट दी और फिर उससे कहा कि मैं आपके यहाँ पे मतलब व्यापार करना चाहता हूँ। तो उसको तुरंत अनुमति मिल गई। फिर वो यहाँ पे व्यापार करना चालू कर दिया यूरोप से। और फिर उसके कुछ ही साल बाद उसने यहाँ पे किले भी बना लिए और फिर वहाँ का किलेबंदी भी चालू कर दी उसने। और जब सामोरी ने पूछा कि ये किले बंदी क्यों की है, तुमने किला क्यों बनाया, तो उसने कहा कि हम बाहर से व्यापार करते हैं, इसलिए हमारी जान को खतरा भी हो सकता है, हमारे कई दुश्मन भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ये हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया है। और वहाँ पे एक फ़ौजी अफसर था जिसका नाम था अल्बुकर्क, उसको उन लोगों ने किलेदार बना दिया। और फिर पुर्तगालियों ने अपना जो व्यापार था उसको गोवा से लेके बंगाल तक बढ़ा लिया। फिर 1600 शताब्दी में एक हेक्टर नाम का जहाज आया इंग्लैंड से, जो कुछ व्यापारियों को लेके आया था इंग्लैंड के। तब फिर उस वक्त उस जहाज़ का जो कप्तान था उसका नाम था हॉकिंस। फिर वो जहांगीर के दरबार में जाता है और उनसे यहाँ भारत में व्यापार करने की अनुमति लेता है। उसको अनुमति तुरंत मिल जाती है। तब फिर उसके कुछ ही साल बाद इंग्लैंड के दरबार से जहांगीर के दरबार में एक राजदूत भेजा जाता है जिसका नाम रहता है सर थॉमस रो। और फिर उसके बाद यहाँ पे व्यापार चालू हो जाता है भारत में। फिर उसके कुछ ही साल बाद फ्रांस से एक जहाज आता है व्यापारियों को लेके, और उस वक्त उन लोग का जो मुखिया रहता है उसका नाम रहता है दुमास। तो जब वो यहाँ पे आता है हमारे भारत में, तब उस वक्त कर्नाटक के राजा और मराठों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। तब फिर उस वक्त दुमास जो है ये कर्नाटक के जो राजा थे उनकी मदद करता है और मराठे हार जाते हैं। इसी से खुश होके जो वो कर्नाटक के राजा रहते हैं और दिल्ली के बादशाह, उन लोग जो है दुमास को नवाब बना देते हैं और सेनापति भी बना देते हैं इसे। फिर इसे यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति तुरंत मिल जाती है। फिर ये लोग भी यहाँ पे व्यापार करते हैं, फ्रांसीसी लोग। फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं जो इंग्लैंड से आए रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, फिर उन लोग जो पुर्तगाली हैं और ये फ्रांसीसी, इन लोग की जड़ें कमज़ोर करते हैं, इन लोग को लूटते हैं, मारते हैं।
और इन लोग के जहाज़ों को मतलब लूटते हैं। और औरंगज़ेब के समय में तो जहांगीर के बाद जो गद्दी पे बैठा वो औरंगज़ेब बैठा। तो फिर औरंगज़ेब के समय में तो इन लोग फिर एक किला भी बना लेते हैं 3-4 साल बाद, और उसके बाद उसकी किलेबंदी भी कर देते हैं, और सेम यही रीज़न देते हैं कि ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है। और अब जो ये पुर्तगालीज़ थे और फ्रांसीसी थे, इन लोग तो कमज़ोर हो गए। तो अब जो ये ब्रिटिशर्स हैं, इन लोग की हुकूमत जो है बढ़ने लगी, और फिर दुमास के जगह एक डुप्ले नामक फ्रांसीसी उसके पद पे आया यहाँ पे। और डुप्ले जो है वो पहला ऐसा यूरोपियन है जिसके मन में भारत में साम्राज्य कायम करने की बात आई थी और यहाँ इसको लूटने की। तो यहाँ पे जो फ्रांसीसी हैं, पुर्तगालीज़ हैं और ब्रिटिशर्स हैं, इन तीनों ने भारत की 2 कमज़ोरियों का बहुत फ़ायदा उठाया। एक तो ये कि हमारे यहाँ एकता नहीं थी, मतलब आपस में ही हमारे राजा आपस में ही लड़ते थे, और दूसरी चीज़ ये थी राष्ट्रीयता की भावना किसी के अंदर भी नहीं थी। और अब तो ब्रिटिशरों ने पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों को कमज़ोरी कर दिया था, तो उनका प्रभाव बढ़ने लगा। तो ब्रिटिशरों ने इसका जम के फ़ायदा उठाया इन 2 बातों का। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ पे पहले एक राजा का साथ देते थे और उसको सारे राजाओं से लड़ाते थे आपस में, और फिर जिसका एक का साथ देते थे लोग, फिर उसको भी अपने वश में ले लेते, तो उस पर भी चढ़ बैठते थे लोग। ऐसे करके इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया था यहाँ पे। तब बंगाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं। तो बंगाल की तरफ वहाँ पे एक अली वर्दी खां नाम के शासक का शासन था, जो बहुत ही चतुर और बहुत ही योग्य था। बंगाल का एक व्यापारी था जिसका नाम था अमीचंद। तो ये ब्रिटिशर्स जो हैं उस अमीचंद से मिलके प्लान बनाते हैं कि हम बंगाल पे हमला करेंगे, लेकिन जो अली वर्दी खां है उन लोग की एक न चलने देता है, उन लोग को हमेशा हरा देता था। लेकिन अब समय के साथ वो बूढ़ा हो चुका था, तो जब उसके मरने की स्थिति आने वाली थी पास, तब उसने अपने नाती, जो उसका नाती था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, और ये अली वर्दी खां उसका नाना था, तो फिर उसने उससे कहा कि अब मेरा टाइम तो आ गया है, अब तुम्हें ही आगे संभालना है अपने मेरे मुल्क को, और एक चीज़ तुम याद रखो, अपने मुल्क में किसी भी ब्रिटिशर्स को यहाँ पे महल बनाने की अनुमति या किलेबंदी करने की अनुमति तो एकदम मत देना, वरना तुम अपने हाथ से मुल्क खो बैठोगे। ना ही यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति देना उसे। फिर अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठता है, और उसका ही एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है मीर जाफ़र। वो उसके साथ विश्वासघात करता है। फिर होता क्या है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिशरों के बीच में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें जो सेनापति मीर जाफ़र है वो अंग्रेज़ों का साथ देता है, और ये सिराजुद्दौला जो है मारा जाता है। फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो लोग मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना देते हैं बंगाल का। फिर वो राजगद्दी संभालता है, और उससे कई सारे ज़मीन ले लेते हैं बंगाल के अपने व्यापार के लिए। और वो लोग जिस भी राजा से ज़मीन लेते थे, वो लोग ये वादा करते थे कि हम आपको उसके कुछ परसेंट देंगे, जो भी हम कमाएंगे उसके कुछ पैसे देंगे आपको, या सालाना या महीने कुछ पैसे देंगे आपको। तो वैसे वो लोग करते थे ब्रिटिशर लोग। लेकिन बाद में जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग अपने ही वादे को तोड़ते थे, कि उन लोग पैसा देना बंद कर देते थे या कम कर देते थे या बढ़ाते नहीं थे पैसा, और हुकूमत भी ज़्यादा चलाने लगते थे, ज़्यादा दबाने लगते थे। तो फिर इसी सब से तंग आके जो मीर जाफ़र होता है वो अपने दामाद मीर कासिम को कलकत्ता भेजता है कि वो जाए और ब्रिटिशरों के जो वहाँ हेड हैं वहाँ पे उनसे बात करे कि जो कंपनी सरकार है ये अपने ही वादे को तोड़ रही है। और इस कंपनी का जो नाम होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, और ये महारानी एलिज़ाबेथ के द्वारा 1600 ईस्वी में बनाई जाती है। फिर कलकत्ता के अंग्रेज़ जो हैं मीर कासिम को अपनी तरफ ले लेते हैं और उससे कहते हैं हम आपको कुछ पैसे दे देंगे और आप इनकी बात मत मानिए और इनको हटा देंगे गद्दी से। फिर उसके दूसरे ही दिन जो होता है
सिराजुद्दौला का जो किला होता है उसको अंग्रेज़ लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो उस वक्त सिराजुद्दौला के मन में आता है कि अगर काश मैंने उस वक्त अपने मालिक से बेईमानी नहीं की होती तो आज मैं भी शान से होता और गद्दी पे बैठता और मेरा भी नाम जो है बहुत इज्जत से लिया जाता, और आज ये नहीं होता, ये दिन नहीं देखना पड़ता जो आज अंग्रेज़ अफसर जो मुझी से काम करवा के मेरे मालिक को धोखा दिलवाएं, वो आज मुझे ही दबा रहे हैं। फिर मीर कासिम जो है वो गद्दी पे बैठता है और फिर अंग्रेज़ उससे और भी बंगाल के और भी ज़मीनें उससे ले लेते हैं। उसकी दीवानी उनको सौंप देता है। दीवानी का मतलब ये होता है वहाँ के जो भी कर्जे लेने हैं या जो भी सब कुछ है, पैसे लेन देन, वो सब कंपनी के हाथ में चला जाएगा। तो मीर कासिम से उन लोग 3 करोड़ रुपए भी ले लेते हैं और कुछ ज़मीन भी फिर ख़रीद लेते हैं, और उन लोग का दबाव अलग से रहता ही है मीर कासिम पे भी। तो यही सब होता है। फिर बंगाल पे तो फ़िलहाल अंग्रेज़ों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर दिल्ली की ओर आते हैं। फिर दिल्ली में जो शासक था उसका नाम था शाह आलम, वो शासन कर रहा था। और अब एक ही रास्ता बचा था जिससे अंग्रेज़ हमारे भारत को छोड़ के जा सकते थे। उसका यही रास्ता बचा था कि जितनी भी ताकतें हैं हमारे भारत की वो सब एक हो जाएं। जैसे मराठे, अफ़गानी जो हैं वो सब दिल्ली सल्तनत के बादशाह मतलब शाह आलम से मिल जाएं और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दें। लेकिन हमारे यहाँ आपस में लड़ाई होती थी। तब फिर हुआ क्या, उसी वक्त यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो एक अफ़गान था और मराठों के बीच में बहुत बुरा युद्ध छिड़ गया। और फिर उसके बाद हुआ क्या, मराठे तो हार गए लेकिन अहमद शाह अब्दाली को भी बहुत फ़ायदा नहीं हुआ वो युद्ध जीत के भी, और वो वापस अफ़गान लौट गया। फिर यहाँ पे ब्रिटिशरों का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब शाह आलम दिल्ली का बादशाह अकेला पड़ गया। अब अंग्रेज़ों ने उस पर भी अपना प्रभाव जमाना चालू कर दिया और उनसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ले ली। फिर एक वॉरेन हेस्टिंग नामक इंसान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन के आया, और कहा जाता है ये वो आदमी था जो भारत में साम्राज्य कायम करने की जो बात थी उसको और भी पक्का किया इन्होंने। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हम महाराष्ट्र की ओर। तो महाराष्ट्र में जो पेशवा की गद्दी पे रघुनाथ राव वहाँ पे रूल कर रहा था, और उसका एक भतीजा था जिसका नाम था नारायण राव। फिर अंग्रेज़ों ने उससे भी चाल खेली रघुनाथ राव से। उन्होंने किया क्या, रघुनाथ राव को युद्ध का झूठा भय दिखाकर उनसे दोस्ती कर ली और कहा कि हम लोग आपका साथ देंगे, और कुछ लोग हैं जो आप पे आक्रमण करना चाहते हैं। तो यही सब करके उन लोग रघुनाथ राव से दोस्ती कर ली। फिर उन लोग का दरबार में आना जाना चालू हो गया। फिर उन लोगों ने क्या किया, रघुनाथ राव को फंसा कर उससे मनमानी अपना काम करवाने लगे। और उसी वक्त रघुनाथ राव के दरबार में एक आदमी बैठा था जिसका नाम था नाना फडणवीस। वो अंग्रेज़ों की सारी चाल जानता था। उसने रघुनाथ राव से बोला भी कि अंग्रेज़ जो हैं ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रघुनाथ राव ने फिर उस पर विश्वास नहीं किया, और फिर रघुनाथ राव को ब्रिटिशरों ने उसके भांजे के खिलाफ भड़का कर उसकी हत्या करवा दी नारायण राव की। और फिर रघुनाथ राव जो है ब्रिटिशरों के हाथ की कठपुतली बन के रह गया, और फिर उस पर उन लोगों ने अपना प्रभाव जमाना चालू कर दिया। अब जानते हैं कुछ नाना फडणवीस के बारे में। नाना फडणवीस एक ऐसे इंसान थे जो कर्नाटक के हैदर अली और टीपू सुल्तान से मिलकर भारत से जो ब्रिटिशरों को भगाने की योजना बनाई थी उसमें वो सफल हो जाते, शायद अगर किस्मत उनका साथ देता तो। आइए हैदर अली के बारे में जानते हैं। हैदर अली जो है ये कर्नाटक में रहता था। ये एक फ़कीर का बेटा था, लेकिन बचपन से इसे घुड़सवारी, तीरंदाजी, मतलब राजाओं के जितने भी काम रहते हैं वैसे करके इसे सब आते थे। युद्ध में बहुत अच्छा था ये। फिर जब ये बड़ा हुआ तो कर्नाटक में एक जगह है मैसूर, तो फिर
वहाँ की सेना में ये भर्ती हो गया और ये युद्ध में बहुत कौशल था। तो फिर मैसूर की जो आर्मी थी उसका ये प्रधान सेनापति बन गया और उसी वक्त उसी रियासत का प्रधानमंत्री खांडे राव था, जो एक विश्वासघाती था। उसने क्या किया, मराठों से मिलकर मैसूर पे हमला करवा दिया। फिर हैदर अली ने उसको मार दिया और उसका भांडा फूट गया। फिर हैदर अली से खुश होकर मैसूर के जो राजा थे उसने हैदर अली को सेना का प्रधानमंत्री बना दिया। और हैदर अली का एक बेटा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। वो बहुत ही बहादुर था अपने बाप की तरह। और फिर दूसरी तरफ अंग्रेज ये कैसे देख सकते थे कि हैदर अली का जो पावर है वो और भी बढ़े, क्योंकि फिर उन लोग के लिए ज़्यादा दिक्कतें हो जाती। फिर इन लोगों ने, ब्रिटिशरों ने चाल खेलना चालू कर दिया। इन लोगों ने मैसूर के कई किलों पर अपना डेरा जमाना चालू कर दिया। फिर उसको ख़त्म करने के लिए हैदर अली और उसका बेटा दोनों गए, टीपू सुल्तान। और उस वक्त टीपू सुल्तान की जो उम्र थी वो सिर्फ 17 वर्ष की थी, लेकिन वो हैदर अली के साथ सारे युद्ध में जाता था। वो दोनों गए और मैसूर के किले पे से अंग्रेज़ों को परास्त कर दिया। फिर उसके बाद हैदर अली ने टीपू सुल्तान को मद्रास भेजा, जो तमिलनाडु में है। वहाँ पे जो किला था वहाँ पे अंग्रेज़ों का मेन कब्ज़ा था और उसने टीपू सुल्तान को 5000 सैनिकों के साथ मद्रास भेज दिया। फिर टीपू सुल्तान वहाँ बहादुरी से गया और अंग्रेज़ों को परास्त करके विजय प्राप्त की। और फिर हैदर अली भी वहाँ गया। फिर उसने टीपू को शाबाशी भी दी। और मद्रास के किले के दीवारों पे एक चित्र भी बना हुआ है जिसमें हैदर अली जो है वो तोप के गोलों पर शान से बैठा हुआ है और उसके सामने घुटनों के बल डुप्ले और वॉरेन हेस्टिंग बैठे हुए हैं। और उस चित्र में डुप्ले की नाक की जगह हाथी की नाक लगी हुई है और हैदर अली उसे हिला रहा है और उससे सोने की सिक्के गिर रहे हैं। और उसके पीछे वॉरेन हेस्टिंग घुटनों के बल बैठा है और उसमें संधि पत्र, ट्रीटी पत्र वो लेके बैठा हुआ है घुटनों के बल। इससे ये जाहिर होता है कि उस वक्त के हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत बहादुर थे। लेकिन अब समय के साथ हैदर अली बूढ़ा हो चुका था और फिर अचानक उसकी एक दिन मृत्यु हो गई। फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान कर्नाटक का शासन संभालने लगा और वो बहुत बहादुरी से लड़ता था। लेकिन अंग्रेज उसे युद्ध में फंसाए भी रखते थे, लेकिन वो बहुत इतनी बहादुरी से लड़ता था कि वो अंग्रेज़ों की चाल से पहले ही अवगत होकर उन लोग का भांडा फोड़ देता था। और टीपू सुल्तान भी अंग्रेज़ों के लिए बहुत दहशत था उस वक्त, लेकिन अपने लोगों के द्वारा ही किए गए विश्वासघात के कारण टीपू सुल्तान मार दिया गया। और टीपू सुल्तान ये बात भी कहता था कि 2 दिन शेर की तरह जीना बहुत अच्छा है, सिवाय 200 वर्ष भेड़ों की तरह जीने के। ये सब बातें तो हो गई नाना फडणवीस, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। अब महाराष्ट्र में रघुनाथ राव जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बन के रह गया और अंग्रेज़ों का प्रभाव जो है वहाँ पे बढ़ गया। फिर दिल्ली में शाह आलम को अंग्रेज़ों ने मराठों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और फिर पूरी दिल्ली जो है वो मराठों से खाली हो गई। और फिर अवध में उस वक्त वज़ीर अली का शासन था। अंग्रेज़ों ने उसे हटाकर उसके जगह सादत अली को रख दिया और वज़ीर अली को उन लोगों ने बनारस भेज दिया कैदी बनाकर। और उस वक्त जो मराठे थे वो अंग्रेज़ों की आंखों का कांटा बने हुए थे। ऐसे ही 2 मराठे थे, एक का नाम था दौलत राव सिंधिया और दूसरे का नाम था जशवंत राव कोलकर। जो दौलत राव सिंधिया था वो ताप्ती और चांबल के बीच का जो जगह है
वहाँ का शासक था। और जो दौलत राव सिंधिया है वो ताप्ती और गोदावरी के बीच का जो जगह है वहाँ का शासक था। तो अंग्रेज़ों ने जब चाल चली और इन लोगों पर जब आक्रमण करने की सोची तो ये दोनों एक हो गए, दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव कोलकर, ये दोनों एक हो गए। इससे जो अंग्रेज़ थे वो घबरा गए और फिर उन्होंने एक एक कर कर दोनों से संधि कर ली। सबसे पहले उन्होंने दौलत राव सिंधिया से संधि की और जो ताप्ती और चांबल के बीच की जगह है वो ले ली। फिर उन लोगों ने यशवंत राव कोलकर से संधि की और फिर जो ताप्ती और गोदावरी के बीच का जगह है वो ले ली। और फिर उस वक्त जो पश्चिम में एक बहुत ही वीर जाति रहती थी जिसका नाम था पिंडारी। इन लोग बहुत ही वीर थे और इन लोग के पास इनके खुद के घोड़े और शस्त्र रहते थे। और इन लोग का काम क्या था, इन लोग जो पश्चिम के राजा हैं उनकी जब किसी से लड़ाई होती थी, कोई युद्ध छिड़ता था, तो इन लोग उन राजाओं की मदद करते थे। और वो पिंडारी जो दौलत राव सिंधिया के राज के थे उन लोगों को सिंधिया शाही कहा जाता था, और जो यशवंत राव कोलकर के राज्य के थे पिंडारी उनको कोलकर शाही कहा जाता था। और यही कारण था कि ये लोग अंग्रेज़ों की आंखों का कांटा बने हुए थे। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन लोग को बदनाम किया, इन लोग को चोर डाकू कहकर इन लोग को मारा, इन लोग पे जुल्म किए और इन लोग को ख़त्म कर दिया। अब दिल्ली की ओर चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या और था। अब दिल्ली में जो राजगद्दी पे बैठा वो अकबर शाह बैठा, शाह आलम का बेटा अकबर शाह बैठा। अंग्रेज़ों ने उससे भी झूठे वादे किए और फिर वह मुकर जाती थी। इसी पर परेशान होके जो अकबर शाह है वो राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड के दरबार में भेजता है कि जो कंपनी है वो अपने ही वादों से मुकर रही है। लेकिन राजा राम मोहन रॉय की इंग्लैंड दरबार में किसी ने नहीं सुनवाई की और वो निराश होकर वापस आ गया। उसके बाद फिर मार्कस हेस्टिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बन के आया हमारे भारत में। और फिर जो मार्कस हेस्टिंग है वो अंग्रेज़ों से मिलकर जो भारत की प्रोडक्शन है उसको एक पूरी तरह से एकदम नष्ट कर दिया। और जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी लोगों ने खरीदी थी उसको चूस के एकदम मतलब ख़त्म कर दिया। भारत एक बहुत गरीब देश बन गया, बंगाल एकदम महामारी सी फैल गई। और फिर जब इसने प्रोडक्शन को नष्ट किया भारत के, तो इसने कैसे नष्ट किया भारत के प्रोडक्शन को। हमारे भारत में कुछ लोग थे जो धागे बनाते थे और उससे कपड़ा बनाते थे। इन लोगों ने उन पर अत्याचार करके उन लोग से कहा कि ये कपड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम कंपनी को बेचोगे, किसी भी ऐसे भारतीय नागरिक को नहीं बेच सकते तुम। और फिर एक कपड़े का दाम जो उन मज़दूरों को 10 रुपये मिलता था, कंपनी उन लोग को 1 और 2 रुपये देती थी। इससे परेशान आकर उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं बेचेंगे, हम अपना धंधा छोड़ देंगे। तो इस पे उन लोग बोलते हैं कि कंपनी के ख़िलाफ़ बोलते हो, और उन लोग को मारते थे उन लोग ब्रिटिशर्स मज़दूरों को। और ब्रिटिशर्स करते क्या थे, इन लोग उनसे 2 रुपये में वो कपड़ा ख़रीद के भारत में बहुत महंगा बेचते थे, जिससे इन लोग की अच्छी खासी कमाई होती थी। और फिर इन सब पैसों को इन लोग इंग्लैंड भेज दिया करते थे। इससे तंग आकर मज़दूरों ने अपना पेशा छोड़ दिया और कुछों ने तो अपना अंगूठा ही काट लिया कि हमें कपड़ा ना बनाना पड़े। ऐसे ही चीनी की, लकड़ियों की, कपड़ों की इत्यादि की जो प्रोडक्शन है सारी नष्ट हो गई ब्रिटिशरों के द्वारा, और भारत एक बहुत ही गरीब देश बन गया।